वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार बाजार के तीन प्रतिष्ठित मॉडल हैं। डिओपोली मॉडल, द्विअधिकार मॉडल जिनको कहा जाता है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कुर्नो मॉडल। सेकंड उसके बाद में हमने पढ़ा था बर्ट्रेंड मॉडल। और तीसरा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजवर्थ मॉडल। ये तीनों अल्पाधिकार के या द्विअधिकार बाजार डिओपोली मार्केट के क्लासिकल मॉडल हैं। और एजवर्थ का जो मॉडल आज जो हम डिस्कस करेंगे ये फ्रांसिस वाई एजवर्थ के द्वारा 1897 में दिया गया था। और ये जो मॉडल हैं बेसिकली कुर्नो के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसकी आलोचना पे आधारित हैं। कुर्नो का जो क्लासिकल मॉडल था, डिओपोली मार्केट का जो मॉडल था, उसमें कुर्नो ने क्या माना था कि जो डिओपोलिस्ट हैं, प्रत्येक द्विअधिकारी एक तरह से क्या सोचता है कि उसके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाए वो अपनी उत्पादन की मात्रा को कुछ भी निश्चित करे। उसका जो प्रतिद्वंदी है, उसकी जो राइवल फर्म है, वो एक तरह से क्या करेगी, वर्तमान समय में जितना उत्पादन कर रही है उतना ही उत्पादन वो करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्नो का जो मॉडल था वो उत्पादन नीति के ऊपर आधारित था। क्लियर हो गया। कुर्नो के द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो उत्पादन नीति के ऊपर आधारित था। इसका मतलब ये हुआ है कि कुर्नो ने यह माना था कि प्रत्येक जो डिओपोलिस्ट है, द्विअधिकारी है, वो क्या सोचता है कि वो जो उत्पादन निश्चित करें, माना कि दो फर्में हैं, डिओपोलिस्ट हैं ए एंड बी। ए के द्वारा कुछ भी उत्पादन की मात्रा निश्चित की जाए, अगर बी के द्वारा अगर माना कि 50 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि बी फर्म जो है, बी डिओपोलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु की 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, तो कुर्नो का क्या मानना है कि ए के द्वारा उत्पादन की कितनी भी मात्रा निश्चित की जाए, चाहे वो 50 इकाइयों का उत्पादन करे, चाहे वो 100 इकाइयों का उत्पादन करे, ए के द्वारा जो उत्पादन की मात्रा निश्चित की जाएगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, बी अगर 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है वर्तमान समय में, तो वो ए के उत्पादन की मात्रा निश्चित करने के बाद में भी 50 इकाइयों का उत्पादन ही करता रहेगा। इसका मतलब ए और बी की परस्पर निर्भरता की एक तरह से उपेक्षा की गई। जो सारे क्लासिकल मॉडल हैं उसमें जो इंटरडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, परस्पर निर्भरता की बात करते हैं, उसकी उपेक्षा की गई है। तो कुर्नो ने उत्पादन नीति के आधार पर अपना जो मॉडल है वो दिया था। इसकी एजवर्थ के द्वारा आलोचना की गई थी। और एजवर्थ का क्या मानना था कि जो प्रत्येक द्विअधिकारी हैं, डिओपोलिस्ट हैं, उसका क्या मानना है, उसका क्या सोचना होता है कि वो अपनी वस्तु की कीमत, ठीक है, ए और बी, ठीक है, अगर ए अपनी वस्तु की कुछ भी कीमत निर्धारित करें, कुछ भी प्राइस निर्धारित करें, बी जो है वो उससे प्रभावित नहीं होगा। मतलब उसका जो प्रतिद्वंदी है, बी फर्म जो है, वो अपनी वस्तु की जो प्राइस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। ए अपनी वस्तु की कीमत को घटाए या बढ़ाए, परिवर्तन करें, लेकिन उसकी जो राइवल फर्म है, प्रतिद्वंदी फर्म बी है, वो उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। इसका मतलब एजवर्थ का जो मॉडल है वो कीमत नीति पे आधारित है। मतलब प्रतिद्वंदी फर्म जो है वो कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, ये मान के उसने एक तरह से क्या किया है, अपना जो मॉडल है स्पष्ट किया है, जैसा कि बर्ट्रेंड ने किया था। इसका मतलब एजवर्थ का मॉडल बर्ट्रेंड के द्वारा जो मॉडल दिया गया है उसके समान है, ठीक है। और उनका क्या मानना है कि जो प्रत्येक द्विअधिकारी फर्म है उसका मानना है कि उसकी प्रतिद्वंदी फर्म जो है वो कीमत को स्थिर रखेगी, ठीक है, जैसे ए और बी है। तो ए फर्म का क्या मानना है, इसकी जो राइवल फर्म है, प्रतिद्वंदी फर्म है, वो भी है, वो क्या करेगी, कीमत को स्थिर रखेगी। ए अपनी कीमत में क्या कुछ भी परिवर्तन करे, ठीक है, ए अपनी वस्तु की कीमत को अगर वो घटाता है या बढ़ाता है, लेकिन बी फर्म जो है अपनी कीमत को स्थिर रखेगी। ये मान के एक तरह से बर्ट्रेंड ने जो मॉडल दिया था वो ही उसी मान्यता के आधार पर एजवर्थ ने भी अपना मॉडल दिया था।
ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों के बीच में वो भी हम देख लेते हैं। बर्टैंड का मॉडल और एजवर्थ का जो मॉडल है उसमें क्या अंतर है कि बर्टैंड ने एक तरह से क्या माना था कि जो उत्पादन क्षमता है वो असीमित होती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म की वो अनलिमिटेड होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बाजार में दो फर्में हैं ए एंड बी, ए अगर 50 इकाइयों का उत्पादन कर रही हैं और बी जो है वो भी 50 इकाइयों का उत्पादन कर रही हैं, तो बर्टैंड ने क्या माना था कि इन फर्मों की उत्पादन क्षमता असीमित होती है। मतलब अगर मांग बढ़ जाती है तो ए फर्म क्या कर सकती है, 100 इकाइयों का उत्पादन भी कर सकती है। और जब 100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है तो इसकी जो 50 इकाइयों की मांग है उसकी पूर्ति भी ये करेगी, और बी के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है वो कितनी हो जाएगी, उसमें बाजार में शून्य हो जाएगी। मतलब जो फर्में हैं उनमें अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। मांग अगर बढ़ती है तो उसको वो पूरा कर सकते हैं, जितनी मांग बढ़ेगी उसको वो पूरा कर सकते हैं। फर्मों के पास में असीमित उत्पादन क्षमता होती है। जबकि एजवर्थ ने क्या माना है कि ये जो उत्पादन क्षमता है वो सीमित है। अगर ए फर्म 50 इकाइयों की मांग पूरी कर सकती हैं और बी फर्म भी 50 इकाइयों की मांग पूरी कर सकती हैं, तो मांग अगर बढ़ती है तो ए फर्म 50 इकाइयों से ज्यादा मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। मतलब उत्पादन जो है वो अधिकतम कितना कर सकती हैं, 50 इकाइयां कर सकती हैं। इसका मतलब एजवर्थ का जो मॉडल था उसमें उत्पादन क्षमता को सीमित माना गया है। अब देखिए ये जो मॉडल है इसमें भी दो फर्मों को लिया गया है, इसलिए इसको हम द्विअधिकारी डिओपोली मॉडल कह सकते हैं। और दोनों फर्म एक तरह से क्या कर रही हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है। ठीक है, बर्टन ने भी ये माना था होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। लेकिन एजवर्थ का मानना है कि समरूप वस्तु का उत्पादन भी हो सकता है और इसकी जो निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उसका भी उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो एजवर्थ ने थोड़ा सा चेंज किया है, समरूप वस्तु जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ साथ में वस्तुओं में निकट स्थानापन्नता को भी उन्होंने लिया है। मतलब जो गुड्स हैं वो एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने पढ़ लिया है कि फर्मों की उत्पादन क्षमता को एक तरह से एजवर्थ ने क्या माना है, लिमिटेड माना है। ठीक है, फर्मों की जो उत्पादन क्षमता है अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई मांग को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। फिर एजवर्थ ने क्या माना है कि जो मार्केट में दो डिओपोलिस्ट हैं, फर्में हैं, वो आपस में एग्रीमेंट समझौता कर भी सकती हैं। कोल्यूजन जिसको हम कपट संधि कह सकते हैं या कार्टेल जिसको कहा जाता है, मतलब आपस में वो समझौता कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एजवर्थ ने क्या माना है कि जो वस्तुएं हैं उनकी लागत दशाएं क्या हैं, दोनों फर्मों के लिए आइडेंटिकल हैं, समान है। ठीक है, समान हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा उनका माना, मतलब दोनों जो लागत हैं, ठीक है, वो समान, दोनों द्वितीय कार्य के लिए दोनों डिओपोलिस्ट हैं उनके लिए एक जैसी आइडेंटिकल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और फिर एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो एजवर्थ का मॉडल है वो क्या बताता है कि इस स्थिति में, ठीक है, जब मार्केट में दो फर्में हैं, डिओपोलिस्ट हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई एक निश्चित संतुलन जो है वो स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसा कि बर्टन ने तो क्या बताया था कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। ऐसा किसने माना था, बर्ट्रेंड ने। ठीक है, लेकिन एजवर्थ का जो मानना है कि एक संतुलन की जो स्थिति है वो स्थापित नहीं हो पाती है। मतलब जो संतुलन होगा वो दो सीमाओं के बीच में होगा। एक तो होती है एकाधिकारी कीमत, जो अधिकतम कीमत हो सकती है किसी वस्तु की, ठीक है, एकाधिकारी कीमत, और दूसरी होती है पूर्ण प्रतियोगी कीमत, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, पूर्ण प्रतियोगी कीमत। तो जो संतुलन है वो इन दोनों के बीच में चलता रहता है, मतलब स्थिर नहीं होता है। ठीक है, जो दोनों डिओपोलिस्ट हैं उनकी कीमत जो एकाधिकारी कीमत होती है, मोनोपोली प्राइस होती हैं, और पूर्ण प्रतियोगी कीमत होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस होती हैं, इन दोनों के बीच में चेंज होती रहती हैं। ठीक है, कैसे चेंज होती रहती हैं उसको आगे हम इस डायग्राम से समझेंगे।
अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें सबसे हमने मान लिया है कि जो दोनों द्विअधिकारी हैं डियोपोलिस्ट हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये ए डियोपोलिस्ट है और ये हमारा बी डियोपोलिस्ट है। ये दूसरा जो द्विअधिकारी वो बी है, पहला कौन है, ए है। और दोनों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वो कैसी हैं, समरूप वस्तुएं हैं, होमोजीनियस हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक ही कीमत पर जो बाजार है वो क्या होगा, दो समान बराबर भागों में बटा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि माना कि वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए पर ये 50 इकाइयां बेच रहा है और ये भी 50 इकाइयां बेच रहा है। मतलब जब कीमत समान होगी तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों के द्वारा जो उत्पादन की इकाइयां बेची जा रही हैं वो एक तरह से क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब एक निश्चित कीमत पर जो बाजार है, मार्केट है, वो दोनों डियोपोलिस्ट ए और बी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बटा हुआ होगा। मतलब ये 50 इकाइयां उत्पादित करके बेच रहा है तो ए जो है वो भी 50 इकाइयां उत्पादित करके बेचेगा। फिर देखिए इसमें ये जो हमने लिया है डी सी, ये क्या है, ए जो डियोपोलिस्ट है, ए द्विअधिकारी है, उसका मांग वक्र है। और ये हमने लिया है डी सी डैश, ठीक है। ये हो गया आपका डी सी डैश और ये है डी सी। तो डी सी किसका मांग वक्र है, ए फर्म का है, ए डियोपोलिस्ट का है। और डी सी डैश जो है वो हमने लिया है बी डियोपोलिस्ट का मांग वक्र, बी जो द्विअधिकारी है उसका मांग वक्र है डी सी डैश। और ए फर्म जो है वो अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती हैं, ओ से लेकर बी तक का इतना अधिकतम उत्पादन कर सकती हैं। और बी फर्म जो है, ठीक है, देखिए ए फर्म कितना उत्पादन कर सकती है, अधिकतम ओ से लेकर बी तक। और बी फर्म जो है वो अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती हैं, ओ से लेकर बी डैश तक। क्योंकि जो एजवर्थ हैं उन्होंने क्या माना है, उत्पादन क्षमता सीमित होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती हैं। इसलिए बी जो है वो अधिकतम कितना प्रोडक्शन कर सकता है, उत्पादन, ओ से लेकर बी डैश तक इतना। और ए फर्म अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती हैं, ओ से लेकर बी तक। अब देखिए यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि जो दोनों डियोपोलिस्ट हैं ए एंड बी, दोनों क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कोल्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कपट संधि अगर कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मोनोपोली प्राइस होती है, जो अधिकतम कीमत वो वसूल सकते हैं वो कितनी है, ओ से लेकर पी तक। और इस कीमत पर जो ए फर्म है वो कितनी मात्रा बेचेगी, ओ से लेकर ए इकाइयां, ठीक है। जब कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी, इस अधिकतम कीमत को हम क्या कह सकते हैं, मोनोपोली प्राइस कह सकते हैं। और इस कीमत पर क्या होगा, जो ए फर्म है वो कितनी मात्रा बेच सकती हैं, ओ से लेकर ए इकाइयां इतनी, ठीक है। और कीमत कितनी होगी, ओ से लेकर पी होगी। क्योंकि ये जो वक्र है इसमें हमने, ये हमारा देखिए ओ वाई एक्सिस है, यहां पर हमने क्या लिया है, प्राइस, ठीक है। और इधर हमने लिया है मांग या उत्पादन की मात्रा है, ये हमारा मांग वक्र है, ए फर्म का है। इसी तरीके से बी फर्म के लिए हमने इधर प्राइस ले लिया, ओ वाई अक्ष है और ये हमारा ओ एक्स है। और ये हमारा डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी सी डैश, ठीक है। ये बी का बनाया हमने, दोनों का हमने साथ साथ बना दिया है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर एकाधिकारी कीमत वसूल की जाती है दोनों के द्वारा तो वो कितनी है, ओ से लेकर पी। और इस कीमत पर ए फर्म जो है कितनी इकाइयां उत्पादित करके बेचेगी, ओ से लेकर ए इकाइयां। और बी फर्म जो है वो कितनी इकाइयां बेचेगी इस ओपी कीमत पर, ओ से लेकर ए डैश तक, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कीमत होगी वो कितनी होगी, ओ से लेकर क्यू, ठीक है, जिसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस कह सकते हैं। और इस कीमत पर जो अधिकतम उत्पादन ए फर्म कर सकती है वो कितना है, ओ से लेकर बी तक। तो ओ क्यू कीमत पर वो कितना उत्पादन बेचेगी ए फर्म, ओ से लेकर बी तक। इसी तरीके से जब कीमत ओ से लेकर क्यू होती है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ओ से लेकर क्यू पूर्ण प्रतियोगी कीमत है। और इस पर ए फर्म का जो अधिकतम उत्पादन है वो कितना है, बी डैश तक है। तो वो सारा का सारा जो उत्पादन है, माल है, वो बेच सकती हैं जब कीमत कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक।
तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो डियोपोलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, ओ से लेकर पी जो कीमत है वो वसूल कर रहे हैं। और कितनी कितनी मात्रा बेच रहे हैं, ए फर्म ओ से लेकर ए और बी फर्म ओ से लेकर ए डैश तक। और ए फर्म का जो कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट है, वो कितना होगा, पी ई ओ ए का जो एरिया है उसके बराबर। ठीक है, ये देखिए ओ पी ई ए, ठीक है, इस पूरा जो क्षेत्रफल है उसके बराबर ए फर्म का लाभ है। और बी फर्म का जो लाभ है, कुल लाभ है, वो कितना हो जाएगा, जब कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है, तो ओ पी ई डैश ए डैश, ठीक है, इस एरिया के बराबर क्या हो रहा है, बी फर्म को लाभ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मान लिया है। अब देखिए दोनों की कीमत समान है यहाँ पे, ठीक है, ओ से लेकर पी जो अधिकतम कीमत है। अब हम मान लेते हैं कि जो पहला उत्पादक है ए है, वो क्या सोचता है कि वो वस्तु की कीमत इस ओपी से थोड़ी अगर कम निर्धारित कर दें, तो ओपी कीमत को ओपी से अगर कम कीमत निर्धारित कर दें, माना कि अगर वो ओ से लेकर आर कीमत निर्धारित कर दें, तो इस स्थिति में क्या होगा, अभी वर्तमान समय में वो कितनी मात्रा बेच रहा है, ओ से लेकर ए, और अधिकतम उत्पादन कितना है ए फर्म का, ओ से लेकर बी तक है। तो ए से लेकर बी तक वो उत्पादन नहीं बेच पा रहा है, तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ए फर्म क्या सोचती है कि अगर वो कीमत को कम कर दें, ठीक है, कितनी कर दें, ओ से लेकर आर तक कर दें, इतनी कर दें, तो उसकी जो पूरा उत्पादन है ओ से लेकर बी बिक जाएगा। क्योंकि वो क्या मानती हैं कि जो उसकी प्रतिद्वंदी फर्म बी है वो क्या करेगी, अपनी कीमत को स्थिर रखेगी। मतलब अगर अभी वो कीमत ओ पी वसूल रही है, तो बाद में भी वो क्या करेगी, ओ पी कीमत वसूलेगी, ऐसा ए फर्म का मानना है। तो ए फर्म क्या करती हैं, कीमत में कमी का सोचती हैं। ठीक है, कीमत कम करके वो कितना कर देती हैं, ओ से लेकर आर तक। तो कीमत में कमी करने से क्या होगा, ए फर्म का मानना है कि जो बी के ग्राहक हैं वो भी ए फर्म का माल खरीदेंगे। ठीक है, और जो ये अतिरिक्त इकाइयां थी ए से लेकर बी तक, वो क्या होगी, बिक जाएगी। और जब कीमत ए फर्म के द्वारा ओ से लेकर आर निर्धारित की जाती है, तो सारा का सारा जो उसका उत्पादन है, माल है, वो बिक जाता है। और कुल लाभ कितना हो जाता है, ओ आर एस बी, इस क्षेत्र के बराबर इतना उसका लाभ हो जाता है। ठीक है, इतना उसका लाभ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बी फर्म है उसके ग्राहकों की जो संख्या है वो एक तरह से क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब बी के जो ग्राहक हैं वो अब ए का माल खरीदने लग जाएंगे। अब जब इस बात का पता बी फर्म को चलेगा, तो बी फर्म जो है वो क्या करेगी, वो भी अपनी कीमत नीति में परिवर्तन करने का सोचेगी। और उसके पास में भी अब दो ऑप्शन है। ठीक है, वो क्या करेगी, या तो ए फर्म के द्वारा जो कीमत ली जा रही है ओ से लेकर आर तक, वो ले लें। और जब ओ से लेकर आर तक कीमत ली जाएगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो मात्रा विक्रय की जाएगी वो दोनों फर्मों ए और बी के बीच में समान बढ़ जाएगी। लेकिन बी फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगी, इसलिए वो ऐसी कीमत निर्धारित करेगी जो बी फर्म की कीमत से कम होगी, ए फर्म की कीमत से कम होगी। ए फर्म ने कीमत कम करके कितना कर दिया है, ओ से लेकर आर तक कर दिया है। तो अब बी फर्म क्या करेगी, जो कीमत है वो थोड़ी ओ आर से थोड़ी कम निर्धारित करेगी। ठीक है, माना कि हम मान लेते हैं कि ये है अपना आर डैश, तो बी फर्म ने जो कीमत निर्धारित करी है वो कितनी है, आर डैश। ठीक है, ओ से लेकर आर डैश इतनी। और कीमत कम करने से क्या हुआ, इसका जो सारा माल है, ठीक है, पहले कितना बिक रहा था, ओ से लेकर ए डैश तक बिक रहा था। ठीक है, जब प्राइस ओपी थी। और जब प्राइस R1 कर दी जाती है, तो R1 करने से क्या होता है, इसकी जो उत्पादन क्षमता थी अधिकतम ओ से लेकर बी तक, वो सारा का सारा जो माल है वो बिक जाता है। और जो कुल लाभ है वो बढ़ के कितना हो जाता है, ओ R1 S1 B1, इस पूरे क्षेत्र के बराबर उसका जो कुल लाभ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये जो फर्में हैं
ठीक है, इनमें कंपटीशन चलता रहेगा और दोनों फर्में क्या सोचती रहेगी कि जब एक फर्म के द्वारा कीमत में परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरी फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, और इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, इनमें प्राइस कंपटीशन चलता रहता है। और प्राइस कंपटीशन चलने से क्या होगा, अंत में जो वस्तु की कीमत है वो कहाँ पे आके निर्धारित हो जाएगी, ओ से लेकर क्यू। ठीक है, और ओ से लेकर क्यू कीमत जो है वो एक तरह से न्यूनतम कीमत है, जहां पे ए फर्म कितना माल बेचेगी, ओ से लेकर बी इकाइयां, और बी फर्म कितना बेचेगी, ओ से लेकर बी डैश इकाइयां, और फर्म का जो लाभ है, ए फर्म का लाभ कितना होगा, इस पूरे एरिया के बराबर होगा। ये ए फर्म का लाभ होगा, और बी फर्म का लाभ क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा, ये वाला। ठीक है, ये बी फर्म का कुल लाभ है। और ये जो प्राइस है वो एक तरह से क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस है, पूर्ण प्रतियोगी कीमत है। ओ से लेकर क्यू जो कीमत है वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगी कीमत है, न्यूनतम कीमत है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस कीमत से, ओ क्यू कीमत से, अब कोई भी फर्म, चाहे वो बी फर्म है चाहे वो ए फर्म है, वो अब इस ओ क्यू कीमत से कीमत को कम नहीं करेगी, नहीं तो क्या होगा, उनको लॉस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संतुलन स्थापित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस क्यू कीमत से कम कीमत तो न तो ए फर्म निर्धारित करेगी न ही बी। ठीक है, लेकिन इससे अधिक कीमत जो है वो निर्धारित कर सकती हैं कोई भी फर्म। ठीक है, चाहे वो ए फर्म है या बी फर्म है, ऐसा एजवर्थ का मानना है। ठीक है, वो कैसे हैं अब आगे हम देखते हैं। हम ए फर्म का ले लेते हैं। ठीक है, कि देखिए ए फर्म क्या मानती है कि जब कीमत कितनी है, ओ से लेकर क्यू है, उस समय बी फर्म कितना उत्पादन बेच रही है, ओ से लेकर बी वन तक। अब माना कि बाजार में कुल जो मांग है वो कितनी है, 100 इकाइयां। ठीक है, तो जो बी फर्म है वो कितनी इकाइयां बेच रही है, 50 इकाइयां, और 50 इकाइयों की पूर्ति कौन कर रही है, फर्म ए के द्वारा। ठीक है, जो ओ से लेकर बी है, माना कि कितना है, 50 ही हमने मान लिया, और ओ से लेकर बी डैश तक भी कितना है, 50 इकाइयां हैं। ठीक है, या ओ बी डैश भी मान सकते हो, हमने कुछ भी अनुमानित नंबर लिया, मन से हमने कुछ भी मान लिया। ठीक है, 100 200 आप कुछ भी मान सकते हो। तो माना कि हमने क्या मान लिया कि कुल उत्पादन कितना है दोनों फर्मों का, 100 इकाइयां, और बी फर्म जो है कितनी आपूर्ति कर रही, सप्लाई कर रही है, 50 इकाइयां, और ए फर्म भी कितनी कर रही है, 50 इकाइयां। ठीक है, प्राइस कितनी है, इतनी है, ओ से लेकर क्यू है, माना कि 10 रुपए मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए ए फर्म क्या सोचेगी कि बी फर्म जो है वो 50 इकाइयों को बेच सकती है अधिकतम, क्योंकि उत्पादन क्षमता असीमित नहीं है, सीमित ही है, तो ज्यादा से ज्यादा वो केवल 50 इकाइयां ही बेच सकती है। बाकी की जो 50 इकाइयां हैं, ओ से लेकर बी जो इकाइयां हैं, वो कौन बेचेगी, फर्म ए। तो फर्म ए क्या करती हैं, ओ से लेकर पी जो अधिकतम कीमत है वो निर्धारित कर देती हैं। ठीक है, फर्म ए क्या करती हैं कि देखो जो बी फर्म है उसने जितना नुकसान करना था वो तो कर दिया ए फर्म के लिए, अब वो 50 इकाइयों से ज्यादा नहीं बेच सकती हैं, इसलिए ए फर्म क्या करती हैं, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत कितनी निर्धारित करती हैं, ओ से लेकर पी कीमत निर्धारित करती हैं। ठीक है, और जब ओ से लेकर पी कीमत निर्धारित करेगी तो फर्म ए का जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ए का। अब देखिए बी फर्म भी सोचेगी कि वो कीमत कम ले रही है, ठीक है, इसलिए उसका लाभ क्या एक तरह से कम लाभ है, तो ये फर्म भी क्या सोचेगी कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मैं क्या करूं, एक ऐसी कीमत निर्धारित करूं जो इस ओ क्यू से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन जो ए फर्म के द्वारा निर्धारित कीमत है ओ पी, उससे एक तरह से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जो बी फर्म है वो क्या करती हैं, ओ से लेकर आर वन तक कीमत निर्धारित करती हैं, और बी फर्म को पता है कि कीमत अगर वो ज्यादा करेगी तो उसके वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बी फर्म का क्या मानना है कि कीमत जो है वो इस ए फर्म की जो कीमत है ओपी उससे थोड़ी कम है। इससे क्या होगा कि जो ए फर्म के ग्राहक हैं वो भी बी फर्म की ओर अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, और जिससे क्या होगा, उसका सारा का सारा जो माल है वो क्या होगा, एक तरह से बिक जाएगा। ठीक है, और उसका जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, ओ बी डैश एस डैश आर डैश, इतना लाभ हो जाएगा। अब देखिए जो ए फर्म है,
ठीक है। ए फर्म क्या सोचेगी कि बी फर्म ने कीमत में कमी कर दी है, इसलिए ए फर्म का जो लाभ है वो कम हो रहा है, तो ए फर्म भी क्या करेगी, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कीमत में और कटौती करेगी। और इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, ए फर्म कीमत में कटौती करेगी, अपनी सेल को बढ़ाएगी, बिक्री को बढ़ाएगी, फिर बी फर्म जो है कीमत में कटौती करेगी, अपने जो बिक्री है सेल है उसको बढ़ा के लाभ को बढ़ाएगी, और इस तरीके से इनमें कंपटीशन प्रतियोगिता है जो है वो चलती रहेगी। ये जो चक्र है वो चलता रहेगा और कीमत जो है इस Q से लेकर P के बीच में परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, अधिकतम O से लेकर P होगी और न्यूनतम O से लेकर Q होगी, और इन दोनों के बीच में कीमत जो कटौती है वो चलती रहेगी। इसका मतलब एजवर्थ का जो समाधान है, ठीक है, वो क्या मानता है कि जो संतुलन की एक निश्चित स्थिति होती है वो यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो एजवर्थ का मॉडल है उसमें संतुलन की स्थिति इस मोनोपोली प्राइस, ठीक है, ये आपकी मोनोपोली प्राइस है, एकाधिकारी कीमत है, कौन सी, ओ से लेकर पी, और पूर्ण प्रतियोगी कीमत ओ से लेकर क्यू, इन दोनों के बीच में चलता रहेगा। ठीक है, जो मतलब एक फर्म की जो क्रिया होगी बदले में दूसरी फर्म क्या करेगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा और निश्चित संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा।